Hello everyone. So in today's video we will be discussing your GATE 2020 biotech question paper. I'll be giving the answers of most of the questions. So let's start. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन it is asking about, one second. Yeah, the protein P becomes functional upon phosphorylation of a serine residue. वो कह रहा है कोई प्रोटीन P है जो सीरीन रेजिड्यू पे अगर उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है या फंक्शनल हो जाता है. अब अगर हम वो पूछ रहे हैं कि रिप्लेसिंग दिस सीरीन विद, अगर सीरीन को हम किस अमाइनो एसिड से रिप्लेस करें कि वो उसका फॉस्फोमिमिक म्यूटेंट हो जाए. तो फॉस्फोमिमिक म्यूटेंट की डेफिनेशन यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए. फॉस्फोमिमिक म्यूटेंट मतलब समझ लीजिए कि सेम काम करेगा कि आपने अगर सीरीन था, सीरीन की जगह अगर हम कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी अमाइनो एसिड रखें तो वो सेम फंक्शन करना चाहिए. तो वो उस चीज़ को हम यहाँ पे उससे रिप्लेस कर सकते हैं. तो अगर हम इसका सीरीन और आपका सीरीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चन पेपर, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर. तो यहाँ पे अगर आप देखें सीरीन का आप स्ट्रक्चर देखें, सीरीन का स्ट्रक्चर आपका ये है. फॉस्फोसीरीन से कह रहे हैं रिप्लेस करने के लिए, ठीक है. तो फॉस्फोसीरीन का स्ट्रक्चर ये है और आपका एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है. तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही पोर्शन एक अलग है कि इसमें आपका एक ये समझ लीजिए ये वाला पोर्शन इसमें अलग है, बाकी इसमें से ये वाला ऑक्सीजन भी सेम है, ये वाला ऑक्सीजन भी ये वाला सेम है. तो बस ये समझ लीजिए ये इतना सा पोर्शन इसमें से अलग है. तो फॉस्फोसीरीन और एस्पार्टिक एसिड आपके दोनों ऑलमोस्ट इक्वलेंट काम करेंगे अगर आप उसको उनको किसी चीज़ से रिप्लेस करते हैं. तो फॉस्फोमिक म्यूटेंट क्या होगा कि अगर आपको एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड से रिप्लेस हो जाए और सेम फंक्शन आप वहाँ पे परफॉर्म हो. तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए एस्पार्टिक एसिड का कहाँ पे, एस्पार्टिक एसिड का इसमें बी ऑप्शन है. तो हम इसमें बी ऑप्शन सेलेक्ट करके क्वेश्चन को ठीक करेंगे. ओके, आगे चलते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन इट इज सेइंग रैस प्रोटीन के बारे में है. रैस प्रोटीन का अब ये बहुत फेमस प्रोटीन है रैस प्रोटीन. रैस का बहुत आपका रैस मैप काइनेज आप लोगों ने सुना होगा, रैस मैप काइनेज पाथवे. ये प्रोटीन जो है आपका रैस प्रोटीन, जो जैसे ही आपका रैस प्रोटीन का नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए रैस प्रोटीन कहाँ पे यूज़ होता है. ये बेसिकली आपका सेल के डिवीजन में यूज़ होता है, सेल डिवीजन में, उसके मल्टीप्लिकेशन में आपका यूज़ होता है. तभी अगर इफ़ देर इज़ एन एरर इन द रैस प्रोटीन और देर इज़ ए म्यूटेशन इन रैस प्रोटीन तो आपका जो सेल डिवीजन है वो इरेगुलेशन हो जाती है उसमें एंड इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. तो अब रैस प्रोटीन के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई यहाँ पे, उनमें से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं. तो सबसे पहले तो आपको प्रोटीन पता होना चाहिए रैस प्रोटीन जो है आपका ट्राइमेरिक है या मोनोमेरिक है. दोनों चारों ऑप्शन में एक चीज़ कॉमन है, तो ट्राइमेरिक होगा या मोनोमेरिक होगा. अब ट्राइमेरिक का मतलब क्या है कि रैस प्रोटीन की 3 सब यूनिट्स होंगी, जबकि ऐसा नहीं होता. रैस प्रोटीन के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं. के रैस है, आर रैस है और एक रैस और होता है. तो इसमें 3 टाइप्स के रैस होते हैं बट इट इज़ नॉट अ ट्राइमेरिक प्रोटीन, इट इज़ अ मोनोमेरिक प्रोटीन. तो जैसे ही आपको मोनोमेरिक पता चला तो आपका पहला ऑप्शन और आपका थर्ड ऑप्शन तो आपने कैंसिल आउट कर दिया कि जिसमें आपको तो उसको ये वाला ऑप्शन तो आप इसमें सेलेक्ट कर ही नहीं सकते कि अब आपका ऑप्शन बचा है ऑप्शन बी और ऑप्शन आपका बचा है डी. तो इसमें से देख लेते हैं आप, इसमें दोनों में इन्होंने कहा है कि ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है. अब आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि अब ये कह रहा है कि मोनोमेरिक जीटीपीएज इन्वॉल्व इन रिलेइंग सिग्नल फ्रॉम सेल सरफेस टू न्यूक्लियस और मोनोमेरिक जीटीपीएज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ साइटोस्केलेटन. अब रैस प्रोटीन के बारे में एक चीज़ और जिसको पता होनी चाहिए, जैसे ही हम लोग रैस प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, इट हेल्प्स इन द सेल साइकिल, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन. और किस चीज़ की रेगुलेशन है इसमें, ये मतलब सिग्नलिंग में यूज़ होता है कि सेल डिवीजन कब आपको रेगुलेट होगा या स्टार्ट होगा, जब कोई सिग्नल जाएगा. तो रैस प्रोटीन क्या करते हैं, इन एंड आउट सेल के इन एंड, ये अगर सेल की मेम्ब्रेन है तो यहाँ से इन एंड आउट दोनों सेल सिग्नलिंग्स ये रिसीव करता है और सेल साइटोस्केलेटन का मेंटेन करने का भी ये काम करता है. तो इसमें से आपके दोनों ही ऑप्शन आपके बी और डी करेक्ट हैं. अगर आप आपने किसी में भी बी या डी में से किसी में भी एक पे सेलेक्ट किया है तो उसमें आपको इस पेपर में आपको दोनों में आपके क्वेश्चन नंबर में मिल जाएंगे.
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अभी इन तीन ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वायरस कैन प्ले अ रोल इन कॉजिंग ह्यूमन कैंसर, ये सही है क्योंकि इसमें हमको पता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो आपका हेड और नेक कैंसर में रोल प्ले करता है। तो ये तो ऑप्शन सही होगा। जैसे पी ऑप्शन सही होता है तो आपका ये वाला ऑप्शन तो आपने स्ट्राइक आउट कर देना है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि क्यू और आर में से दोनों चीज़ें में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको एक भी पता चल जाएगा तो आप ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आर आप देख लीजिए, आर चेक करते पहले क्या है, ऑल्ट्रेशन इन mRNA एक्सप्रेशन लेवल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। अब ये क्या कह रहा है कि mRNA यानी कि आपका mRNA कौन सा हो जाता है आपका mRNA यानी कि आपका माइक्रो RNA एक्सप्रेशन लेवल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। तो ये इसका रोल होता है डेवलपमेंट ऑफ कैंसर में, तो यानी कि ये आपका ऑप्शन भी सही है। अब जैसे आपने पी और आर आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको चेक करना पड़ेगा क्यू, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें आप क्यू को नेगलेक्ट कर सकेंगे, सिर्फ पी और आर का ये ऑप्शन है। क्यू आपको चेक करना ही पड़ेगा। और ट्यूमर सप्रेसर जीन कैन बी टर्न्ड ऑफ विदाउट एनी चेंज इन इट्स DNA सीक्वेंस। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एक आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है यहाँ पे, ये आपका कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन है, मान लीजिए P53 है, तो उसमें क्या कह रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन कैन बी टर्न ऑफ विदाउट एनी चेंज इन इट्स DNA सीक्वेंस। ये कैसे हो सकता है, चेक करते हैं। हम कह रहे हैं कि इसकी ऑन और ऑफ, इसको हमें ऑफ करना है। तो ये सबको पता है कि कोई भी जीन जब फंक्शन करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका प्रोमोटर लगा होता है, या फिर उसका कोई, ये समझ लिए, एनहांसर लगा होता है। अगर इसमें एनहांसर लगा हुआ है तो वो एनहांसर को जब हम चेंज करते हैं तो वो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ DNA। क्या है वो, प्रोटीन ही है जब वो, या फिर आप समझ लीजिए कि कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी तो बहुत रोल प्ले करते हैं इस प्रोटीन की सिंथेसिस में। अगर कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसी और जीन से सिंथेसिस होकर आया होगा, तो अगर इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में म्यूटेशन है तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो ये आपका P53 या जो आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इट कैन बी टर्न्ड ऑफ। तो यानी कि हम आप कह सकते हैं कि ये क्यू ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन एक ही बचता है, इसमें तीनों सही हैं, वो है आपका डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच क्लास ऑफ एंटीबॉडी इज मेड बाय डेवलपिंग B सेल्स इनसाइड बोन मैरो। अभी कह रहा है कि एंटीबॉडी, जो सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी बनती है, ये बेसिकली ये पूछ रहा है। B सेल सबसे पहले एंटीबॉडी कौन से सिंथेसाइज करते हैं, या कौन सी आपकी एंटीबॉडी सबसे पहले उनके सरफेस पे एक्सप्रेस होती है। तो सबसे पहले IgM एंटीबॉडी सिंथेसाइज होती है या उनके सरफेस पे एक्सप्रेस होती है। तो इसका ऑप्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन आपका फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज द फॉलोइंग। मतलब आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन और रीज़न। अब आपको चेक करना है कि असर्शन सही है, रीज़न सही है, या इसमें से कौन सी ऑप्शन में गलत है, या असर्शन का जो कोई स्टेटमेंट दिया है वो रीज़न उसके लिए कहीं सही है या नहीं है। तो पहले असर्शन चेक करते हैं, सेल यूजेस, इसमें पहले रीज़न चेक करते हैं। रीज़न बोल रहा है आपका, सॉरी रीज़न तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रीज़न आपका। असर्शन चेक करते हैं पहले, सेल यूजेस कैल्शियम आयंस एंड नॉट सोडियम आयंस फॉर सेल टू सेल सिग्नलिंग। तो अब इसमें देख लीजिए आप कि जब सेल सिग्नलिंग, कोई भी सेल सिग्नलिंग हो रही होती है तो उसमें तो सबको पता है कि पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप आपको ही पता है। सोडियम पोटेशियम पंप एक बहुत फेमस सेल सिग्नलिंग का पंप है। तो कैल्शियम आयन भी सबको पता है कि कैल्शियम आयन भी आपका सेल सिग्नलिंग में रोल प्ले करता है। तो जैसे ही आपको ये पता है कि कैल्शियम आयन तो यूज़ होता है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि सोडियम आयन यूज़ नहीं होता सेल सिग्नलिंग में, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यानी कि असर्शन आपका गलत हो गया। और जैसे ही आपका असर्शन गलत हो गया, इसमें चेक कर लीजिए कोई इसमें ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आपका असर्शन गलत का हो। तो इसमें देख लीजिए C ऑप्शन आपका आ रहा है जिसमें A ऑप्शन आपका गलत आ रहा है। बाकी का भी हमें रीज़न चेक करना है। रीज़न चेक करने के बाद अब इसमें देखिए A भी गलत कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें A ट्रू लिखा है और इसमें भी A ट्रू लिखा है, तो ये B वाला ऑप्शन भी हम कैंसिल कर सकते हैं। और D ऑप्शन में A ट्रू लिखा है तो हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि अब हमें जो है रीज़न जो है इस स्टेटमेंट का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यानी कि हम अब सिर्फ इस एक ही इन्फॉर्मेशन से या असर्शन से हम चेक कर सकते हैं कि ये आपका फॉल्स है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस उससे मैच नहीं कर रहे। चलिए अब आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन, टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मोलाइट फ्रॉम कैथरैंथस रोजियस आर एग्जांपल्स ऑफ। अब ये एक बहुत कॉमन से आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं जो आपके एक प्लांट है कैथरैंथस रोजियस, उससे आइसोलेट करा जाते हैं।
और विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन जो है आपके बेसिकली आपके एल्कोलॉइड्स हैं। तो इसमें सिर्फ यही पूछ रहा है कि ये इनका केमिकल नेचर क्या है। एल्कोलॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, टर्पेनॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं। तो ये आपके एल्कोलॉइड्स हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो इसमें 6 क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीएनए सिंथेसाइज फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट। अभी तो सबको पता है कि डीएनए से आपका हम लोग आरएनए बनाते हैं, फिर हम आपका प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। लेकिन जब हम डीएनए सिंथेसाइज फ्रॉम आरएनए यानी कि अब इस वाले आरएनए से हम डीएनए बना रहे हैं, तो ये आपका cDNA बनता है। और इसका एंजाइम कौन सा होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का एक ही ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन। तो इसमें 7th क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 मोनोमेरिक हिस्टिडीन लैग प्रोटीन्स ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अच्छा, ये कह रहा है कि अब आपके पास 2 प्रोटीन है। ये कह रहा है कि अब आपके पास 2 प्रोटीन है। ये आपका एक प्रोटीन ए है और ये आपका एक प्रोटीन बी है। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। इसका भी एक्स है और इसका भी एक्स है। दोनों पे आपको हिस्टिडीन का टैग लगा हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट इन सोल्यूशन। पी आई दोनों का इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है। पी आई इसका है हमारे पास 5.6 और इसका है आपका 6.8। अब ये बताना कि इन चारों में से कौन सी टेक्निक हम यूज़ करके इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो एक एक चेक करके चेक कर लेते हैं। अब डीनेचरिंग पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉलीएक्रिलेमाइड में जब हम इसमें डीनेचरेटिंग कंडीशन डालते हैं तो इसमें अब वैसे भी पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेट करता है, और मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी आपकी साइज़ के बेसिस पे करती है। साइज़ के बारे में, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट है, अब इसमें साइज़ के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी हुई है, तो हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद बचता है निकल, ये बचता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और निकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें जिसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमेशा इस पर निकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि निकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल ही है कि वो उन प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकता है जिन पे हिस्टिडीन का टैग लगा हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी ट्रिक है। इस टेक्निक में निकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि 2 प्रोटीन्स अगर हैं जिसके ऊपर एक के ऊपर हिस्टिडीन का टैग है और दूसरे के ऊपर हिस्टिडीन का टैग अगर नहीं है, इसके पास मान लीजिए टैग है और इसके पास है, तो इन दोनों को सेपरेट कर सकता है। लेकिन अगर दोनों के पास ही हिस्टिडीन का टैग है तो वो उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता। इसलिए इसमें निकल आयन क्रोमेटोग्राफी भी, निकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हम इसको कैंसिल करेंगे और सिर्फ इसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इसका ऑप्शन भी सी ही है और इसका आंसर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्ड एनिमल सेल एक्सप्रेसिंग आर किल्ड इन प्रेजेंस ऑफ गैंसिलोविर इन द मीडियम। अब आपको ये बताना है कि गैंसिलोविर से रिलेटेड कौन सा इसमें एंजाइम है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन हम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म एनिमल सेल्स एक्सप्रेसिंग कौन सा एंजाइम है जो गैंसिलोविर की प्रेजेंस में आपका जिसमें जिन सेल्स में आपका ये वाला एंजाइम कौन सा भी जो भी एंजाइम हो वो गैंसिलोविर की प्रेजेंस में उनकी डेथ हो जाती है। अब गैंसिलोविर का जो आपका एंजाइम रिलेटेड है वो है आपका वायरल थायमिडीन काइनेज। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 10, वेक्टर derived from which of the following virus is used for high frequency genomic integration of transgene in animal cell। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन की वो ये कह रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी जीनोमिक इंटीग्रेशन चाहिए, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी आपको क्लोन्स चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी के आपको मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए। जब आप, और इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ यही क्वेश्चन में थी, तो जैसे भी आपको ये पता चलता है हाई फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट चाहिए तो आपको हमेशा रेट्रोवायरस यूज़ करने हैं, रेट्रोवायरसेस यूज़ करने हैं। अब इसमें से ढूंढ लीजिए रेट्रोवायरसेस कौन सा आपका, इसमें से एक ही रेट्रोवायरसेस है, वो है आपका लेंटीवायरस। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम टीए प्लाज्मिड इज करेक्ट। अब इसमें एग्रोबैक्टीरियम टीए प्लाज्मिड की आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कैसा लगता है। बेसिकली उसका एक सर्कुलर डायग्राम ये होता है, जिसमें मैं आपको ढंग से दिखा देता हूँ। मैंने उसका डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये आपका उसमें डायग्राम है जिसमें आपको टीआई प्लाज्मिड सर्कुलर शेप में होगा, जिसमें आपका ये एक लेफ्ट बॉर्डर होता है, ये आपका एक राइट बॉर्डर होता है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है वो ओपिन सिंथेसिस के लिए होती है, ये साइटोकाइन के लिए होता है, ये ऑक्सिन के लिए होता है, और ये पूरे पोर्शन को हम टीडीएनए बोलते हैं। यहाँ पर आपका विर रीजन होता है, ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और ये आपका ओपाइन की कैटाबॉलिज्म वाला जीन है। तो अब इसमें से देख लेते हैं आपकी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके
क्वेश्चन में कह रहा है कि विर रीजन आर लोकेटेड विद इन द टीडीएनए सेगमेंट। अब इसमें विर रीजन हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे लोकेटेड है। विर रीजन आपका लोकेटेड है आपका टीडीएनए में तो नहीं है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका गलत हो गया और ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइटो हार्मोन बायोसिंथेसिस जीन्स आर लोकेटेड आउटसाइड द टीडीएनए से, इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको भी छोड़ देते हैं। ओपिन कैटाबॉलिज्म जीन्स आर लोकेटेड विद इन द टीडीएनए, ये भी नहीं होगा। ओपिन जीन सिंथेसिस, ओपिन में जो कैटाबॉलिज्म है वो आपका बाहर है, लेकिन ओपिन सिंथेसिस वाला आपका टीडीएनए में है। तो इस वही वो कह रहा है कि ओपिन कैटाबॉलिज्म जीन कह रहा है वो टीडीएनए सेगमेंट में, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ओपिन बायोसिंथेसिस जीन इज लोकेटेड इन द टीडीएनए सेगमेंट, ये में हमने देखा है कि ये टीडीएनए में होता है ओपिन बायोसिंथेसिस वाला जो जीन है, तो आपका ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 वो क्या कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इन तीनों में से आपको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बताना है। इनके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब आपके एंजाइम्स। अब एंजाइम्स तो आपको पता है कि आरएनए देख लीजिए, आरएनए आपको पता है जो राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स आपके आरएनए जो एंजाइम के तरह एक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं। प्रोटीन भी एंजाइम के तरह एक्ट करते हैं जो है आपके प्रोटीएजेस, बहुत सारे प्रोटीन है जो प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपका बचता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में आपको कोई भी किसी भी तरह का आपका कोई भी एंजाइम की तरह एक्ट वो नहीं करते, वो सिर्फ आपके केमिकल मॉलिक्यूल है लिपिड, उनके साथ फॉस्फेट अटैच होता है, वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन पी और क्यू ही है। पी और क्यू का ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। 12th क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ऑप्शन आप इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया कंपोनेंट इज यूज्ड इन मेंटेनिंग पीएच। अब इसमें पीएच देख लीजिए, पीएच का मतलब क्या है, यानी कि आपको इसमें सॉल्ट चाहिए। अब आपको पीएच बेसिकली क्या है, नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और पॉजिटिव एल्गोरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इसमें से देख लीजिए हाइड्रोनियम आयन और एच पॉजिटिव आयन कौन दे सकता है। ये आपका CaCl2 से तो एच मिलेगा नहीं, MgSO4 से एच नहीं मिलेगा, NaCl से आपका एच नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपको एच की वैल्यू दे सकता है, चाहे वो एच पॉजिटिव की फॉर्म में हो चाहे H3O पॉजिटिव की फॉर्म में हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन। एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि जो आपकी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन आपका बैक्टीरिया जो है वो आपके ऐसा काम कर सकते हैं जिनकी मेम्ब्रेन एनर्जी कन्वर्ट करती है, और आपका कौन सा कन्वर्ट करता है इसमें से, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट वाली आप इसमें कन्वर्ट नहीं करती, तो इसमें आपका ऑप्शन बचता है 14th का डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 15th क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन में फिर वही कह रहा है कि आपको कुछ रीजनिंग और असर्शन के दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको चेक करना है कि कौन सा सही है और उसका सही, अगर असर्शन सही है तो रीज़न उसका एग्जैक्ट रीज़न है या नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम C and ribulose 5-phosphate epimerase from 40 organisms were chosen and phylogenetic tree were obtained from each of the two protein families. तो assertion क्या कह रहा था, two trees will not be identical, टू ट्रीज विल नॉट बी आइडेंटिकल। इसको चेक करते हैं पहले, ये सही है फॉल्स है या ट्रू है। तो कैसे चेक करेंगे, पहले की बात करते हैं हम साइटोक्रोम C। ये क्या कह रहे हैं, साइटोक्रोम C का जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है और राइबोलोज 5-फॉस्फेट एपिमेरेज का जो आपका अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो हमने 40 ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है और उनका एक ट्री बनाया है। तो उनका मतलब सेम होने का तो बात ही नहीं होती, क्योंकि दो अलग सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट हुए हैं और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका सेम अमाइनो एसिड सीक्वेंस तो हो ही नहीं सकता। अगर वो सेम होते तो फिर साइटोक्रोम C, फिर नाम अलग अलग नहीं होते, दोनों में साइटोक्रोम C होता है या दोनों में राइबोलोज 5-फॉस्फेट एपिमेरेज उसका नाम दिया जाता। तो असर्शन आपका बोला भी इन्होंने ये कि विल नॉट बी आइडेंटिकल, तो ये आपका ट्रू है। तो जैसे ही आपका ट्रू हो जाता है तो C ऑप्शन और D ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब बचा आपका A और B ऑप्शन, जिसमें आपको रीज़न चेक करना है कि रीज़न ट्रू है या नहीं है। द नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन इन द टू फैमिलीज आर डिफरेंट। अब ये क्या कह रहा है कि द नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन, इन दोनों में जो म्यूटेशन है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन और नेचर जो है वो दोनों का अलग अलग है दोनों फैमिलीज़ में। तो ये भी बात सही है कि अगर हमने साइटोक्रोम C एक अलग पाथवे में चल रहा है और राइबोलोज 5-फॉस्फेट एक अलग किसी अलग पाथवे में चल रहा है, तो दोनों में अलग अलग सेट ऑफ म्यूटेशंस भी होंगे, तो ये भी सही है। अब दोनों सही हैं, अब दोनों सही, दोनों स्टेटमेंट में दोनों सही हैं, A और R दोनों सही हैं। अब इसमें ये बताना है, बस ये चेक करना है कि जो R जो है वो इसका जो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है उसका एग्जैक्ट रीज़न यही है या नहीं है, क्योंकि उनमें म्यूटेशन है। अब उनमें क्योंकि
दोनों फाइलोजेनेटिटी आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है तो कोई तो रीज़न होगा। अब कोई रीज़न, वो क्या हो, रीज़न क्या है कि वो दोनों में म्यूटेशन होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी म्यूटेशन भी अलग है और नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यूटेशन भी अलग अलग है। तो इसलिए ये आपका बी ऑप्शन इसमें, सॉरी आपका ए ऑप्शन जिसमें आपको करेक्ट रीज़न दिया हुआ है वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। अब ये क्या कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम सॉल्ट रिच lake was found to be possess diglycerol tetraethers with polyisoprenoid alcohol side chains as major lipid components of cell membrane. The isolated organism says. अब जैसे ही आपको ये पता चलता है इसमें एक ही क्वेश्चन, अगर आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन में डाउट भी है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल या पॉली आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल साइड चेन में डाउट भी है, तो जैसे ही आपको पता चलता है सॉल्ट रिच है तो वो ऑटोमेटिकली, जब वो सॉल्ट रिच होगा तो वो हमेशा या तो वो आर की बैक्टीरिया वाली फैमिली से बिलोंग करेगा। अब आर की बैक्टीरिया वाली फैमिली जो है उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें, एनआर की। तो ये ऑप्शन भी आपको, मतलब सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन कंफर्म करने के लिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि ये डाइसॉल, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें डाइग्लिसरॉल टेट्राईथर्स मिलेंगे और पॉलीआइसोप्रेनॉइड अल्कोहल की साइड चेन मिलेगी। तो इसका ऑप्शन आपका डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17। अ फंक्शन एफ इज फॉलोज। अब ये कह रहा है कि फंक्शन एफ की वैल्यू ये है। अब अगर इसको हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है? द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस व्हेन, फंक्शन कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वो फंक्शन कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इन्फाइनाइट नहीं है। इन्फाइनाइट तो मतलब ये है कि ये पता ही नहीं चल रहा कहाँ तक जा रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि उसमें आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई वैल्यू उठा सकते हैं, वो उसकी हमेशा वैल्यू मिलेगी उसमें। तो अब उसको करने के लिए क्या हो सकता है, या तो वो फंक्शन सिर्फ ऐसा हो जाए कि सिर्फ एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अब उसमें वैल्यू कोई भी वैल्यू, अब एक ही वैल्यू जब रिप्रेजेंट करेगा हमेशा तो हमेशा उसमें कोई ना कोई वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप उसको इन्फाइनाइट कर देंगे तो इन्फाइनाइट की कोई आप इन्फाइनाइट को आप ऐसा रख नहीं सकते, क्योंकि इन्फाइनाइट, अगर आपने सी की वैल्यू इन्फाइनाइट कर दी यहाँ पे, तो इन्फाइनाइट तो कोई वैल्यू नहीं होती ना, इन्फाइनाइट तो सिर्फ इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट को एक इंटीजर नहीं है। अब वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए आपकी उन्होंने दिया हुआ है कि आंसर आपका एक इंटीजर है। अब इंटीजर होने के लिए सी की वैल्यू अगर हम 15 कर दें यहाँ पे, तो आप कोई भी वैल्यू उठा लीजिए। किसके बीच में कोई भी वैल्यू उठाएंगे? जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो उसकी वैल्यू एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या है? 15। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तब भी आपकी जो है आपकी वैल्यू 15 हो जाएगी। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 15। उसके बाद 18 क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन दी है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें इसका डेल्टा यानी कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये तो हो जाएगा 2x, और ये जब हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी नंबर, सॉरी किसी के रेस्पेक्ट में, तो बाकी सब चीज़ें हम इसकी कांस्टेंट रख देते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू आपकी हो जाती है, कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन है वो है आपका 1। इसको एक रफ शीट पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, z इजल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हमने इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया है तो ये तो नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन होगा, 2x आ जाएगा। जब y के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर, x के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ कांस्टेंट, यानी किसी भी कांस्टेंट का जो आपका डेरिवेशन होता है या डेरिवेटिव होता है वो आपका 0 होता है। तो यानी कि 2x प्लस 0 हो गया। अब उन्होंने वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। हमें z की वैल्यू बतानी है, तो y की वैल्यू 0 की ज़रूरत ही नहीं होगी, पहले ही 0 हो गया। x की वैल्यू हम 1 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। तो इसमें वैल्यू आ जाएगी आपकी 18th क्वेश्चन की 2। ठीक है। उसके बाद 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये किसी बायोमास का फॉर्मूला है और इनकी कौन सी मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है हमें, एटॉमिक वेट दिया हुआ है हमें सबका, HCN HSP का, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन का हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है इसमें कि टोटल ट्राइमास के कंपेरिजन में उसका टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ये सॉल्व करते हैं ऐसे। फॉर्मूला ये दिया हुआ था हमें। उसके बाद तो हमें मॉलिक्यूलर वेट H का दिया हुआ है 1, C का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फॉस्फोरस का 31 और सल्फर का 32।
अब हमने इसका टोटल वेट निकाल लेंगे, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हुई, एच की 1.6 हो जाएगी। 12 सी को 12 है तो 1 मॉलिक्यूल है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन के 0.4 मॉलिक्यूल है, एन टी के 0.2 मॉलिक्यूल्स हैं, एस के 0.0024 है, पी का 0.0017 है। तो ये टोटल वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये टोटल वैल्यू आ जाएगी जब हम इसको ऐड करेंगे 23.40। अब हमें कंट्रीब्यूशन किसका निकालना है, कार्बन का। कार्बन की कितनी है 12, तो कैसे निकालेंगे, कार्बन अपॉन टोटल, कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन अपॉन टोटल इंटू 100, परसेंटेज में आ जाएगा आपका 51.28। तो ये इसका ऑप्शन का आंसर भी है। इसमें हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर आ गया आपका 51.28%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सॉल्वेंट। अब ये इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपके पास दो अलग अलग सॉल्वेंट हैं ए और बी जो आपस में इमिसेबल है, यानी कि जो आपस में मिक्स नहीं होते। तो आपने एक कंटेनर में 2 kg ऑफ ए और 2 kg ऑफ बी को मिक्स किया है, जो मिक्स नहीं होंगे रखे हुए हैं। उसके बाद आपने उसमें 100 ग्राम ऑफ एक सॉल्वेंट ऐड किया है, सॉल्यूट ऐड किया है, 100 ग्राम्स एस उसमें आपने ऐड किया है, ठीक है। अब ये इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि एस की जो एफिनिटी है वो ए में डिजॉल्व होने की एफिनिटी वो 1.5 टाइम्स है बी में डिजॉल्व होने की, यानी कि द अमाउंट ऑफ एस डिजॉल्व इन बी अगर हमने एक्स माना है तो अमाउंट ऑफ एस डिजॉल्व इन ए इज़ 1.5 एक्स। तो अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में हमें निकालना है कि the mixture was agitated thoroughly and allowed to reach equilibrium, assuming that solute has completely dissolved the amount of solute in solvent phase A। अब हमें निकालना यह है कि जब दोनों में हमने मिक्स कर दिया ये, तो A का जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट कितना मिक्स है। तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं, या वैल्यूज पुट करके भी आराम से निकाल सकते हैं कि जब हमने, आप इसमें देख लीजिए 1.5 टाइम्स ज़्यादा डिजॉल्व होगा उसमें। तो जब हमने 20 लिया, अगर हमें बी में 20 लेके चल रहे हैं, एक्स की वैल्यू अगर हम 20 लेके चलते हैं तो आपकी ए में वैल्यू आ जाएगी कितनी 20 इंटू 1.5 30, यानी कि हो गया 50, टोटल वॉल्यूम 50 हो गया। जब हमने 40 ली है, बी की वैल्यू 40 ली है, तो 40 इंटू 1.5 ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका टोटल 100, और आपने 100 ही डिजॉल्व 100 ग्राम से डिजॉल्व किया। तो इसमें आपका ऑप्शन 40 और 60 आ जाएगा, ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 40। तो ए की वैल्यू पूछ रहा है वो, ए की वैल्यू हम आप इसमें बता सकते हैं कि ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 60। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ मॉलिक्यूलर वेट दिस इन 10 पिकोमोल्स। अब इसमें क्या कह रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है उसने, जिसका बोले 300 ग्राम्स पर मोल। अब इन्होंने हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब हम पर मोल की बात करते हैं तो एक मोल में सबको पता है कि इट इज़ इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। अब जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स में या पार्टिकल्स में, ये 1 मोल में आपके इतने हैं। अब हमें निकालने हैं 10 पिकोमोल में। 10 पिकोमोल का मतलब कितना हो गया, 10 इंटू 10⁻⁻12 मोल, क्योंकि पिकोमोल का मतलब क्या हुआ 10⁻⁻12, तो ये मोल में कन्वर्ट हो गई, ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻12 मोल, ठीक है। 10 पिकोमोल में हमें निकालना है, एक मोल में हमें इतने पार्टिकल्स हैं, तो इसकी वैल्यू में से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 10⁻12 वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10⁻12 मॉलिक्यूल्स। अब इसमें ये हमें सेलेक्ट करना था, ये इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 6। बाकी 10⁻12 तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फर्मेंटेशन से रिलेटेड है, या आप इसको कह सकते हैं कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसमें आपको पूछा गया है इंटरफेशियल सरफेस एरिया की बात भी करी गई है, इसमें एक इंटरफेशियल सरफेस एरिया की बात पूछी गई है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है। टू फैसिलिटेट मास ट्रांसफर ऑफ ए गैस टू लिक्विड फेज, गैस बबल ऑफ रेडियस आर इज इंट्रोड्यूस इनटू लिक्विड, ठीक है। ये एक लिक्विड था, उसमें एक गैस बबल है जिसका रेडियस है आपका आर, उसको इंट्रोड्यूस करा गया है। द गैस बबल देन ब्रेक्स इनटू 8, अच्छा ये इसके 8 बन जाते हैं अलग अलग, इक्वल रेडियस, इनका रेडियस इक्वल है। अपॉन दिस चेंज द रेशियो ऑफ इंटरफेशियल सरफेस एरिया टू द गैस फेज वॉल्यूम, रेशियो ऑफ एरिया टू द गैस फेज वॉल्यूम, वो कहाँ से चेंज हो जाता है, पहले जो था वो था 3/r, तो इट चेंजेस टू 3n/r। तो अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें एक फॉर्मूला है इंटरफेशियल सरफेस एरिया का,
इंटरफेशियल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये n इज इक्वल टू a/πd²। ए आपका इंटरफेशियल सरफेस एरिया है। अब इसमें से n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब जब इस फॉर्मूले में जब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, डायमीटर की, पाई की और a की वैल्यू और n की वैल्यू पुट करेंगे, तो उस क्वेश्चन में सेट करेंगे तो इसमें से ऑप्शन सब कैंसिल करके आपका ऑप्शन इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। जो आपको आंसर चाहिए इसमें से, वो आप इसमें से आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसमें आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालने का भी एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। उसमें करते क्या है, हम सबसे पहले हम इंडेक्स निकालते हैं, उसके बाद a माइनस लेमडा आई निकालते हैं, फिर उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और उसके बाद हम उसके बाद हमारे पास पॉसिबल आइगन वैल्यूज़ आ जाती हैं। जब हम पॉसिबल आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं तो उसमें से हम चूज़ कर सकते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी है। उसमें जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपका ऑप्शन 3 मिलेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 आपसे क्या कह रहे हैं, अ रैंडम वेरिएबल हैज़ मीन इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 3। क्या कह रहे हैं, मीन आपका है 0, SD है आपका 3। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम ड्रॉ द वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन 0। जब उसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 3 है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन आपका 0 है, ये माइनस वाली साइड मान लीजिए, पॉजिटिव वाली साइड मान लीजिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो यानी कि 50-50% आपका इधर है। इस अगर इसको बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बात करें, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की बात करें, तो जब हम नॉर्मल रैंडम या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इधर 50% रहता है और इधर 50% रहता है। तो अब इसमें वो यही कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम ड्रॉ द वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन 0 इज 50%। 50% को हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना बैठता है, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 0.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, अ वेरिएबल y इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, y की वैल्यू दी हुई है, y एट t इजल टू 0 इज 1। ठीक है, और y एट t इजल टू 1 इज 2। अब हमें निकालना है dy/dt। तो dy/dt एट हमें निकालना है किस पे, 0 to 1 के बीच में निकालना है। अब हमें क्या करना है, dy/dt निकालना है एट इस रेंज के बीच में निकालना है, एट वैल्यू 0 और 1 के बीच में। अब हमें क्या होगा, इसमें एक लॉजिक लगाना है, सिंस एट एवरी टाइम वैल्यू इज़ कांस्टेंट। क्योंकि अब आप चाहे वैल्यू 0 पे देख लीजिए चाहे 1 पे देख लीजिए, वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। 1 वैल्यू नंबर है, ये भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो dy/dt ऑफ कांस्टेंट, अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस पार्ट में हमने स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस बचे हैं 26 to 55 के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू।